हेलो दोस्तों, तो आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर के बारे में 2022 और 23 के बारे में। तो इसके पूरे आंसर शीट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में। और भी इस तरह के नए मॉडल के आंसर शीट के बारे में चाहिए तो आपको आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। हम और भी वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा रांची झारखंड 2022 और 23 का मॉडल प्रश्न पत्र है। तो 1.5 घंटा इसमें भी टाइम दिया जाएगा और कुल प्रश्न 40 रहेंगे। तो कुल प्रश्न ज़्यादा ही रहेंगे और गलत उत्तर के लिए कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में दर्पण जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। तो गोलीय दूरी जो इसके दूर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है वो r बराबर 2f होता है। तो यहाँ पे r बराबर 2f आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, वो f बराबर r/2 है। तो 2 को इधर भेजने पे जो है f बराबर 2/r आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर सी के 3 की ओर चलेंगे। प्रकाश में अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? तो आप सभी जानते हैं कि अपवर्तन का जो कारण है प्रकाश की चाल होती है, जो एक अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अपवर्तन में प्रकाश की चाल जो है और उसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति में अपवर्तित रहती है। आवृत्ति जो है इसका परिवर्तित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख जाएगा आपका, आवृत्ति आवृत्ति अपवर्तित रहती है, जबकि वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो A1 डायोप्टर होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका बीच का जो संबंध है फोकस दूरी और डायोप्टर का, तो F बराबर 1/P होता है। या तो आप P बराबर 1/F भी लिख सकते हैं। तो आपको 1 मीटर फोकस दूरी दिया हो तो यहाँ पे 1 डालेंगे, तो इधर भी इस P को इधर भी तो 1/1 करने पे 1 आ जाता है। तो ये एक डायोप्टर आंसर है। तो 4 डायोप्टर क्षमता वाले, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 4 डायोप्टर के क्षमता वाले जो है एफ फोकस दूरी, तो एफ बराबर हम लोग 1/P करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग आपको बताएं। तो 1/P करने पर P का वैल्यू जो है 4 डायोप्टर है। तो 4 डायोप्टर करने पर डायोप्टर को अगर मीटर में चेंज करें तो 100 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे 100 से अगर गुना करेंगे तो 4 को अगर 100 से डिवाइड देंगे तो सॉरी 4 को अगर 100 से डिवाइड देंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो 25 सेंटीमीटर जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, वो आपका आंसर सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वाहन के अग्र दीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मेरे ख्याल से ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण जो है वाहनों के अग्र दीपों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वेट वेट वेट, उत्तल दर्पण अग्र दीपों में, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे अग्र दीपों में बनाया हुआ है, ना कि बैक लाइट में। तो अग्र दीप में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो है कभी गलती हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अवतल दर्पण वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का सही। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। रेटिना या दृष्टिपटल, दोनों एक ही नाम है, घबराइएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है? तो यहाँ पे दूर बिंदु बिना पूछा है, ना कि सामने बिंदु। सामने बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर बिंदु अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा का जाने वाला जो नियंत्रण है वो पुतली करती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है, क्योंकि मानव नेत्र जो है उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के जो बनाए गए जो प्रतिबिंब का जो वास्तविक है गुण है वो वास्तविक तथा उल्टा होते हैं। तो वास्तविक और उल्टा जो यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये 1 किलोवाट जो है हमारा बिजली का यूनिट, यानी जिसे ऊर्जा या ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम बिजली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऊर्जा का इकाई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 11 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, कूलॉम का SI मात्रक क्या है? तो कूलॉम किसका SI मात्रक है? तो कूलॉम जो है हमारा चार्ज का, चार्ज यानी आवेश। तो आवेश यहाँ विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपको सही मिल जाएगा। लेकिन विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के जनित्र में होगा, बी जो है विद्युत मोटर के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ विद्युत मोटर। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस
प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का जो अपघटन अभिक्रिया है उसमें से क्या होता है कि H2O को इलेक्ट्रिसिटी पास करा के इसको तोड़ दिया जाता है H2 और प्लस O2 में। तो H2 और O2 में जब तोड़ दिया जाएगा तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, एक पदार्थ दो अन्य उत्पादों में टूट चुका है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। CuO प्लस H2 में CuO प्लस H2O, तो दिए गए अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है। किस पदार्थ का उपचयन होता है? उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो ये जो है ये एक मेटल है जिसे हम Fe कॉपर सल्फ Fe को आयरन जो होता है आयरन हो गया, और यहाँ पे जो विलियन है ये कॉपर सल्फेट का विलियन है, तो CuSO4 का हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आप सभी पढ़ चुके होंगे। जब Fe जो है Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो Fe क्या करता है, Cu को विस्थापित कर देता है। जब विस्थापित कर देता है तो ये रिएक्शन बनता है Cu और प्लस FeSO4 के साथ विलियन में घुल जाता है, FeSO4 बनाता है। तो ये जो है कॉपर का विस्थापन कर देता है। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण? तो कौन सा प्राकृतिक सूचक उदाहरण, तो कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पे जो लिटमस पत्र है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस विलियन नाक का पीएच मान 10 है और वह निम्नलिखित में से क्या है? तो किसी विलियन का पीएच मान 10 है तो वो जो है वो एक क्षार होगा, क्योंकि हमें पता है कि पीएच स्केल में 7 से इधर वाले को हम लोग क्षार बोलते हैं, 7 से अधिक वाले को क्षार, और 7 से इधर वाला को हम लोग अम्ल बोलते हैं। तो 7 से ज़्यादा 10 है इसीलिए हम इसे क्षार कहेंगे, और 7 वाला को तो उदासीन बोलते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिए गए चित्र क्या सूचित करता है? तो दिख रहा है कि यहाँ पे एसिड है और एसिड से हाथ जल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 20, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे अधातु लिखा हुआ है। अगर धातु पूछता तो यहाँ पे पारा हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में अधातु पूछा तो अधातु जो है एक ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो अग्निशामक बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है वो NaHCO3 का किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। आधुनिक आवर्सानी किस पर आधारित? तो आधुनिक आवर्सानी परमाणु संख्या पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप देखेंगे अभिक्रियाशील वाला जो एक पैटर्न है उसमें आपको पोटेशियम सबसे ऊपर दिख जाएगा। तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो तत्व या यौगिक को हम लोग खनिज कहते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन में प्रोपेनॉल में अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो प्रोपेनॉल में ऑल है, यानी एल्कोहल का ये सूत्र है, लास्ट में ऑल होता है। जो यहाँ पे अल्कोहल आपको दिख रहा है तो यही अभिक्रियाशील होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। तो यहाँ पे जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन मुक्त होता है। जब हम कहते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन मुक्त करता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होते हैं। तो फ्लोएम से खाद, क्वेश्चन नंबर 28, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो केवल ऊपर से ऊपर की ओर या केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख जाएगा, केवल नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर आने वाले को फ्लोएम कहते हैं और नीचे से जो ऊपर ले जाता है वो जाइलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फ्लोएम के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई से कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक यहाँ वृक्काणु, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे वृक्काणु या नेफ्रॉन को कहते हैं, वृक्काणु को नेफ्रॉन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी? तो फल को पकाने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वो एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी जो है फल को पकाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 31,
एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ से होता है? तो एस्ट्रोजन महिलाओं का एक हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 32, नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयन को हम लोग बी, ऑप्शन नंबर बी, निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो ये चित्र जो है मुकुलन जनन को दर्शाता है, जो अपने ही शरीर से दूसरे शरीर को बाहर करता है। तो इस तरह का क्रिया को मुकुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख। पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है वो ऑप्शन नंबर डी असंजात अंग हो जाएंगे, जिनकी उत्पत्ति भिन्न है लेकिन कार्य समान है। दोनों उड़ने के ही काम आते हैं लेकिन उत्पत्ति दोनों के भिन्न भिन्न है। मेंडल अपने प्रयोग में किस पौधे का चुना? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी मटर का, ऑप्शन ए सी नंबर चुना था। और क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक यहाँ पे सी घास है, क्योंकि उत्पादक का जो डेफिनेशन है वे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में निर्माण करते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। तो ये जो घास है प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया करता है, तो ये घास सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो प्रथम पोषी का जो स्तर है उसमें हम लोग आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी का ही शाकाहारी बनता है, क्योंकि प्रथम पोषी घास फूस पर निर्भर रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये जो है ओजोन परत के क्षय का जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिख जाएगा, नाभिक की ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। तो ये सब है गोबर गैस, लकड़ी, कोयला, ये सब है, लेकिन नाभिक ऊर्जा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। तो इस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी मैं मॉडल पेपर का जो आंसर शीट है वो मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप इस चैनल पे अगले बार से पाएंगे। तो धन्यवाद।